दोस्तों, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का शताब्दी फेज़ 2 भवन बाहर से एक आधुनिक चिकित्सा केंद्र लगता है, लेकिन इसकी नींव में कुछ ऐसा दफन है जो इसे रात में एक भयानक जगह बना देता है। 1960 के दशक में जब इसका निर्माण शुरू हुआ तो उस जमीन पर एक प्राचीन कब्रिस्तान था। स्थानीय लोग इसे काली मिट्टी का मैदान कहते थे, क्योंकि वहाँ की मिट्टी हमेशा नम और काली रहती थी, जैसे खून से तर हो। कहा जाता था कि वहाँ पर 18वीं सदी में प्लेग से मरे लोगों को दफनाया गया था, जिनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हुई। खुदाई शुरू होने से पहले दिन मजदूरों को जमीन से हड्डियां और टूटे हुए ताबूत मिले। एक बूढ़े मजदूर ने चेतावनी दी कि इस जगह को छेड़ना ठीक नहीं है, लेकिन प्रशासन ने इसे अंधविश्वास कहकर नज़रअंदाज कर दिया। तीसरे दिन एक मजदूर रामू, जो नींव की गहरी खाई में काम कर रहा था, अचानक चीखा। उसकी चीखें ऐसी थीं जैसे कोई उसे जिंदा निकल रहा हो। जब उसके साथी पहुंचे तो खाई में सिर्फ एक उसका फावड़ा पड़ा हुआ था, जिसके हैंडल पर खून के ताज़ा निशान थे। ज़मीन पर गहरे खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने उसे ज़बरदस्ती खींच लिया हो। अगले दिन खाई से एक गंध आने लगी, सड़ते मांस जैसी, जो हफ्तों तक नहीं गई। मजदूरों ने काम करना छोड़ दिया, लेकिन प्रशासन ने नई टीम लाकर भवन पूरा करवाया। उद्घाटन का पहला खून 1972 में शताब्दी भवन का उद्घाटन हुआ। पहले ही हफ्ते में एक मरीज जो ऑपरेशन थिएटर में था की अजीब हालत में मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसका दिल अचानक रुक गया, लेकिन पोस्टमार्टम में उसके गले पर नीले निशान मिले, जैसे किसी ने उसे दबाया हो। ऑपरेशन के दौरान मौजूद एक नर्स ने कसम खाई कि उसके टेबल के पास एक काला साया देखा, जिसके हाथ लंबे और पंजे जैसे थे। उस रात से थिएटर में रात की सर्जरी बंद कर दी गई, लेकिन कर्मचारियों को लगता था कि हर रात कोई अदृश्य ताकत वहाँ मौजूद रहती है। कभी उपकरण गिरते और कभी मशीन अपने आप चालू हो जाती, और कभी दूर से किसी के नाखून से दीवार खुरचने की आवाज़ आती। 1980 के दशक में भूतिया रात 1985 की एक सर्द रात थी। मेडिकल छात्र आलोक मल्होत्रा ने अपने दोस्त से शर्त लगाई कि वह शताब्दी फेज़ भवन की लाइब्रेरी में अकेले रात बिताएगा। वह रात को 11 बजे वहाँ पहुँचा, अपनी किताबें लेकर एक कोने में बैठ गया। शुरू में सब शांत था, लेकिन आधी रात के बाद हवा में एक सड़ांध फैलने लगी। उसने सोचा शायद कोई जानवर मर गया हो, लेकिन फिर उसे अपनी कुर्सी के नीचे से कुछ रेंगने की आवाज़ सुनाई दी। उसने नीचे झुककर देखा और वहाँ कुछ नहीं था, सिवाय एक काले चिपचिपे दाग के, जो धीरे धीरे फैल रहा था। अचानक लाइटें झपकने लगी और उसकी किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे। उसने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने आप फिर खुल गई और उसमें खून से लिखा है एक शब्द था, बाहर निकलो। डर के मारे उसका गला सूख गया। तभी उसे अपनी पीठ पर एक ठंडे गीले हाथों का स्पर्श हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक काला साया उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे थे और मुंह से काला गाढ़ा तरल टपक रहा था। आलोक चीखा और भागा, लेकिन सीढ़ियों पे उसे लगा कि सैकड़ों हाथ उसे नीचे खींच रहे हैं। अगले दिन उसे बेहोश पाया गया। उसके चेहरे पर खरोच के निशान थे और उसकी उंगलियों के नाखून टूटे हुए थे, जैसे उसने किसी सख्त चीज को खुरचने की कोशिश की हो। 1990 का दशक, बेसमेंट का रहस्य। 1990 में प्रोफेसर विमल तिवारी ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। वह वैज्ञानिक थे और इन कहानियों को बकवास मानते थे। एक रात वह अपने टेप रिकॉर्डर और कैमरे के साथ शताब्दी भवन में गए। उनकी जांच बेसमेंट से शुरू हुई, जो उस समय तक सील था। दरवाज़ा खोलते ही उन्हें एक ठंडी गंध भरी हवा का झोंका लगा। अंदर अंधेरा इतना घना था
कि उनकी टार्च की रोशनी भी कमज़ोर पड़ रही थी। उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की। पहले कुछ मिनटों में सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दी, लेकिन फिर टेप में एक दूसरी आवाज़ आई, किसी की भारी रोंदी हुई सांसें, जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो। प्रोफेसर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उन्हें एक पुराना फावड़ा मिला जिसके हैंडल पर जंग और काले सूखे खून के निशान थे। अचानक टार्च बंद हो गई और अंधेरे में उन्हें सैकड़ों फुसफुसाहटें सुनाई दीं। कुछ उनकी मदद मांग रही थीं, कुछ उन्हें धमकी दे रही थीं। तभी उनके पैरों के पास जमीन हिलने लगी और एक काला गाढ़ा तलर ऊपर आने लगा। डर के मारे वह भागे, लेकिन बाहर निकलते वक्त दरवाजे पर उन्हें एक आकृति दिखी, लंबी पतली, जिसकी हाथ जमीन तक लटक रहे थे और चेहरा पूरी तरह काला था। सुबह उनकी टीम ने टेप सुना जिसमें आखिरी शब्द थे, यहाँ से निकलो वरना, और फिर एक भयानक चीख। 2025 में शताब्दी भवन फिर सुर्खियों में आया। प्रिया सिंह, एक कैंसर मरीज, तीसरी मंजिल से नीचे गिरकर मर गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन उसकी बहन ने बताया कि प्रिया पिछले हफ्ते से डरी हुई थी। उसने कहा था कि रात में उसकी खिड़की पर कोई खड़ा रहता है, एक काला साया जिसकी आंखें चमकती हैं और हाथ इतने लंबे हैं कि वे बिस्तर तक पहुंचते हैं। एक रात उसकी नर्स को बताया कि साया उसे बुला रहा है। उसकी आवाज़ गहरी और टूटी हुई थी, जैसे कब्र से आ रही हो। मृत्यु से एक रात पहले प्रिया ने अपने बिस्तर की चादर फाड़ दी थी और दीवार पर अपने नाखूनों से कुरचकर लिखा था, ये मुझे ले जाएगा। सुबह उसका शव नीचे पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, जैसे उसे कोई राहत मिली हो। बेसमेंट का अंतिम रहस्य कहा जाता है कि शताब्दी भवन का बेसमेंट अब भी सील है, लेकिन रात में वहाँ से अजीब आवाज़ें आती हैं। कभी बच्चों का रोना, कभी नाखूनों से दीवार खुरचने की आवाज़ और कभी गहरी डरावनी हंसी। एक पुराने चौकीदार ने दावा किया कि उसने बेसमेंट के दरवाजे पर खून से लिखे शब्द देखे, हम सब यहाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह रामू की आत्मा है जो अपनी कब्र से मुक्ति चाहती है। दूसरों का मानना है कि यह उस कब्रिस्तान की सैकड़ों आत्माएं हैं जो हर उस इंसान को अपने साथ ले जाना चाहती हैं जो उनकी ज़मीन पर कदम रखे। रात में शताब्दी भवन के कॉरिडोर अब भी खामोश रहते हैं, लेकिन उस खामोशी में एक भयानक साया छिपा है। खिड़कियों से झांकती चमकती आंखें, दीवारों पर चलते ठंडे हाथ और ज़मीन से उठता काला धुआं। यह जगह अब सिर्फ अस्पताल नहीं, बल्कि एक ऐसी कब्रिस्तान है जो जिंदा लोगों को निगलने के लिए तैयार रहती है। प्रिया सिंह की रहस्यमयी मौत के बाद शताब्दी फेज 2 भवन में एक अजीब सन्नाटा छा गया। मार्च 2025 में आखिरी हफ्ते में अस्पताल प्रशासन ने उस वार्ड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जहां प्रिया भर्ती थी, लेकिन कर्मचारियों का कहना था कि रात में उस मंजिल से अब भी आवाज़ें आती हैं, किसी के खिड़की पर नाखून खुरचने की आवाज़, और कभी कभी प्रिया की ही तरह एक औरत की धीमी रोंदी हुई चीख। एक्स पर वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि उसकी आत्मा अब भवन में भटक रही है, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि यह उससे भी पुराना और गहरा अंधेरा है जो जाग चुका है। एक नया पात्र अन्वेषक राघव इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक नया पात्र सामने आया। राघव शर्मा, एक 35 साल का पैरानॉर्मल अन्वेषक और फ्रीलांस जर्नलिस्ट। राघव को पुरानी इमारतों और उनके भूतिया इतिहास की जांच करने का शौक था। प्रिया की मौत की खबर सुनकर वह लखनऊ पहुंचा। उसने केजीएमयू के कुछ पुराने कर्मचारी और छात्रों से बात की, जिन्होंने उसे शताब्दी भवन की डरावनी कहानियां सुनाई। रामू का गायब होना, आलोक का हादसा और प्रोफेसर तिवारी की रिकॉर्डिंग। राघव ने फैसला किया
कि वह खुद भवन में रात बिताएगा, खासकर उस सील किए गए बेसमेंट में जहां से सारी कहानियां शुरू हुई थी। पहली रात, अंधेरे का स्वागत। अप्रैल 2025 की एक ठंडी रात, राघव अपने उपकरणों, ईएमएफ डिटेक्टर, थर्मल कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ शताब्दी भवन में दाखिल हुआ। उसने प्रशासन से खास इजाज़त ली थी, लेकिन उसे सख्त हिदायत दी गई कि बेसमेंट में ना जाए। रात 10 बजे वह तीसरी मंजिल के उस वार्ड में पहुंचा जहां प्रिया की मौत हुई थी। कमरा खाली था, लेकिन हवा में एक भारीपन था। उसने अपना थर्मल कैमरा चालू किया और देखा कि खिड़की के पास का तापमान अचानक गिर गया 0 डिग्री से भी नीचे। तभी उसके रिकॉर्डिंग में एक आवाज़ आई, धीमी और टूटी हुई। यहाँ मत रहो। ये प्रिया की आवाज़ से मिलती जुलती थी। राघव ने डर को काबू में किया और कमरे में एक पुरानी डायरी मिलने की उम्मीद में चारों ओर देखा। उसे प्रिया का एक टूटा हुआ ब्रेसलेट मिला जिसके मोती खून से सने थे। अचानक खिड़की का शीशा अपने आप चटक गया और बाहर से एक काला गाढ़ा धुआं अंदर आने लगा। राघव की टॉर्च झपकने लगी और उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसके पीछे मुड़कर देखा एक लंबा काला साया जिसके हाथ इतने लंबे थे कि वे जमीन को छू रहे थे। उसकी आंखें की जगह 2 चमकते सफ़ेद बिंदु थे जो उसे घूर रहे थे। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। साय ने एक कर्कश आवाज़ में कहा, तो भी हमारा हो जाएगा, और फिर गायब हो गया। बेसमेंट की पहली रात के बाद राघव और डरा हुआ था और उत्साहित भी। उसे यकीन हो गया कि शताब्दी भवन में कुछ अलौकिक है। उसने अगली रात बेसमेंट में जाने का फैसला किया। 5 अप्रैल 1925 को वह रात 11 बजे उस सील किए हुए दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाज़ा पुराना और लोहे का था, जिस पर जंग और काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोचने की कोशिश की हो। उसने ताला तोड़ा और अंदर कदम रखा। बेसमेंट में एक गंध थी, सड़ते मांस और गीली मिट्टी की मिलीजुली गंध। उसकी टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ रही थी और ईएमएफ डिटेक्टर पागलों की तरह बीप कर रहा था। अंदर उस पुराने फर्नीचर, टूटे हुए बेड और कोने में पड़ी फावड़ा मिला जो प्रोफेसर तिवारी को मिला था, लेकिन इस बार फावड़े का हैंडल गीला था, जैसे उस पर ताज़ा खून लगा हो। तभी जमीन हिलने लगी और दीवारों से काला चिपचिपा तलर रिसने लगा। राघव ने अपना कैमरा चालू किया और स्क्रीन पर उसे सैकड़ों आकृतियां दिखीं, कुछ अधूरी, कुछ टूटी हुई और दीवारों से बाहर निकल रही थीं। उनकी आंखें खाली थीं और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। एक आकृति जो मजदूर जैसी लगती थी आगे आई और फुसफुसाई, हमें मुक्त करो वरना मुझे ले जाओगे। भयानक हमला। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फर्श में धंस गया, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। उसने अपने हाथों से खुद को छुड़ाया, लेकिन उसकी बाह पर गहरे नाखूनों के निशान बन गए। अचानक बेसमेंट का तापमान इतना ठंडा हो गया कि उसकी सांसें दिखने लगीं। दीवारों पर खुरचने की आवाज़ तेज हो गई और उसे लगा कि सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हैं। तभी उसका रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गया और उसमें एक भयानक चीख रिकॉर्डिंग हुई जो इंसानी नहीं लगती थी। राघव किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन बाहर निकलते वक्त उसे एक जोरदार धक्का लगा और वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। सुबह उसे एक चौकीदार ने बेहोश पाया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खरोच के निशान थे। उसका कैमरा गायब था, लेकिन रिकॉर्डिंग में जो ऑडियो मिला उसने सबको हिला दिया। इसमें पहले फुसफुसाहट थी, फिर चीखें और आखिर में एक गहरी डरावनी हंसी। राघव ने होश में आने के बाद बताया
कि बेसमेंट में सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि सैकड़ों आत्माएं हैं, वे सभी जो उस कब्रिस्तान में दफन थीं। उसने कहा कि उसे एक सपना आया जिसमें रामू ने उसे नींव के नीचे एक गड्ढे की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ हमारा खून है, इसे बाहर निकालो। नया खतरा। राघव की जांच के बाद शताब्दी भवन में घटनाएं बढ़ गईं। मई 2025 में नर्स ने दावा किया कि उसने बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुलते देखा और अंदर से काला धुआं बाहर आ रहा था। रात की ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों ने अपने शरीर पर अजीब निशान देखे, कभी खरोच, कभी नीले धब्बे। एक डॉक्टर ने बताया कि उसे ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज की छाती पर काले हाथों से निशान दिखे जो कुछ ही सेकंड में गायब हो गए। एक्स पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें लिखा था, शताब्दी भवन अब भी सिर्फ भूतों का घर है, जो वहां जाता है वापस नहीं आता। अनसुलझा अंत। राघव ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शताब्दी भवन का अभिशाप उस कब्रिस्तान से जुड़ा है जिसे बिना सम्मान के नष्ट किया गया। उसने सुझाव दिया कि नींव की खुदाई करके उन आत्माओं को मुक्त किया जाए, लेकिन प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया। आज भी बेसमेंट का दरवाज़ा सील है, लेकिन रात में वहाँ से आने वाली आवाज़ें थमती नहीं। कुछ कहते हैं कि ये रामू का बदला है, कुछ मानते हैं कि ये सैकड़ों आत्माओं का क्रोध है। लेकिन एक बात तय है, शताब्दी भवन अब सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ अंधेरा हर कदम पर इंतज़ार करता है।